बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशंस में कंप्लीट चैप्टरों का मैं एक बार सीक्वेंस लेके आया हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्या क्या पढ़ने हैं। चैप्टर सेकंड में आप देख रहे हैं हेनरीज लॉ, आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। इसके बाद आपके पास आ जाता है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये रहा राउट्स लॉ। इसके बाद आपको जो देखना है वो देखना है आइडियल नॉन आइडियल के ग्राफ, ठीक है, जो कि ये बने हुए हैं, जो पॉजिटिव डेविएशंस का बना हुआ है, और इसके अलावा एक ये जो बना है ये है नेगेटिव डेविएशन का, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपको देखनी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि आप ये देख रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद आपका आ जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड इनके फॉर्मूले जरूर देख लेना दोनों के, ठीक है। और इसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर्स का फॉर्मूला पे याद रखेंगे, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, सी बराबर क्या होता है N/V, और ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। सो ये था सेकंड चैप्टर से। अब आ जाते हैं चैप्टर थर्ड में। चैप्टर थर्ड में आप डायरेक्टली देखेंगे तो नर्नेस्ट इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें, ठीक है। नर्नेस्ट इक्वेशन याद रखेंगे, वो होती क्या है, इक्वल्स टू नॉट सेल माइनस 0.59 लॉग एनोड अपॉन कैथोड, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो होती है वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, जो कि ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी बैटरी, एंड नेक्स्ट आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जो आपको पढ़ना है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की, जैसे रेट कैसे निकालते हैं आप, रेट ऑफ रिएक्शंस, कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शंस का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, ये उनकी यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूनिट कैसे लिखी जाती है रेट ऑफ रिएक्शंस की, ये सब यूनिट देख रहे हैं आप, जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। ग्राफ ज़रूर देखना, जीरो ऑर्डर ग्राफ कैसा होता है, उनकी स्लोप कैसी होती है, माइनस के, हाँ। इसके बाद यहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर की भी देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन क्या होता है, जीरो ऑर्डर का क्या होता है, सूडो ऑर्डर की क्या होती है, ये जरूर याद रखना। एक T99 इज़ 2 टाइम्स ऑफ T90 वाला क्वेश्चन जरूर याद रखना, वो जरूर आता है एग्जाम में। आरएनएस इक्वेशन आप याद रखेंगे, आरएनएस इक्वेशन का फॉर्मूला ये भी याद रखेंगे, जब दो रेट के लिए होता है लॉग K2 अपॉन K1 वाला, ठीक है। ये हो जाता है आपका चैप्टर 4। अब आते हैं D&I ब्लॉक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाएगा D&I ब्लॉक में कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, ठीक है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जरूर पढ़ के जाएंगे आप, चाहे कुछ भी हो जाए वो पक्का आता है। इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है, और बोर मैग्नेट्रॉन निकालने के लिए आ सकता है, और आपसे ये पूछा जा सकता है वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड, ठीक है ना, ये आपको पढ़ना है इसमें। और एक्टिनाइट्स के बारे में भी हल्का हल्का देख लेना ऊपर से, ठीक है। तो ये जो है ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो मैं दिखा रहा हूँ बार बार आपको, ये जरूर पढ़ के जाना है आपको क्यों होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आप आ जाते हो तो वार्नर थ्योरी से स्टार्ट करना है, ठीक है। वार्नर थ्योरी क्या कहती है, उसकी जो पोस्टुलेट दो याद रखना कोई भी, ठीक है। और आपके पास आ जाता है डाइडेंटेंट पॉलीडेंटेंट लिगेंड के एग्जांपल, EDTA पॉलीडेंटेंट लिगेंड का एग्जांपल होता है, याद रखें। एम्बीडेंटेंट क्या होता है, इसके बाद दो साइड होती है जुड़ने के लिए, होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ये जरूर पढ़ के जाना है आपको। जैसे कि ये कायरल कार्बन क्या होता है याद रखना है, कायरलिटी क्या होती है, और स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं, आयनिशन आइसोमर्स, ठीक है। और एक ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल, dsp2 क्या होता है आपके स्क्वायर प्लानर, sp3d क्या होते हैं, ये जरूर याद रखना। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये तो जरूर पढ़ के जाना है आपको जो ये इंडेक्स बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है स्प्लिटिंग ऑफ डिजनरेटेड एनर्जी लेवल्स, ठीक है, ये होता है इसमें किसमें, क्रिस्टल फील्ड में। और फिर उसके बाद लिमिटेशंस क्या है क्रिस्टल फील्ड की, एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दैन उसके बाद आते हैं हेलरकिन हेलरीन्स में, इसमें सबसे पहले आती है प्रिपरेशंस, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे हेलरकिन हेलरीन्स को। फिर सैंडमेयर रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सैंडमेयर रिएक्शंस आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपका आ जाता है ये आ गई आपकी वुड्स फ्रिंकलेशन रिएक्शंस आ गई, स्वार्ट्स रिएक्शंस आ गई इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में, ठीक है। फिर आ जाता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, SN1 SN2, इसमें से जरूर पढ़ लेना SN1 SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो इसमें ज़्यादा पूछा जाता है SN1 SN2। और इसमें फिर आ जाती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला आप सामने देख रहे हैं, ये जो फॉर्मूला पिक्रिक एसिड का है, ठीक है ना। तो एक क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक एसिड बोला जा सकता है आपको, तो फिनॉल से पिक्रिक एसिड, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है वुड्स फिटिंग रिएक्शंस, और दूसरी है फिटिंग रिएक्शंस। फिटिंग्स में केवल दो एरोमेटिक लेके चलना है, दो क्लोरोबेंजीन लेके चलना है, ठीक है। और वुड्स फिटिंग में एक क्लोरोबेंजीन लेके चलेंगे और एक एलिफेटिक लेके चलेंगे कोई, और इनके यूजेस जरूर पढ़ लेना आप, जैसे क्लोरोफॉर्म के यूजेस वगैरह, ठीक है। फिनॉल एल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर आ जाता है, इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है सबसे ज़्यादा वो पढ़ना है आपको
एक तो इनकी प्रिपरेशंस क्या है, कैसे होती है, ठीक है, इनकी प्रिपरेशंस, इनके इम्प्रिसॉल ऑर्थोक्रिस्टॉल देखो कैसे कहते हैं, ठीक है ना। फिर आता है इनकी प्रिपरेशंस, और प्रिपरेशन के बाद अगर आप चलेंगे तो अब आपके पास आ जाता है प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल, फिनॉल की प्रिपरेशंस कैसे होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो इंपॉर्टेंट मैं दिखा रहा हूँ क्यूमीन से फिनॉल, कई बार एग्जाम में आ गया है, क्यूमीन से फिनॉल जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद एस्टिफिकेशंस आपको याद रखने, रिएक्शंस के एस्टिफिकेशंस क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कॉलवे रिएक्शंस हो गई आपकी, ये रीमर टीवन रिएक्शंस हो गई आपकी, ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट ही है। फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए जिंक डस्ट डायरेक्ट रिएक्शंस हो गई, और फिर इनके यूजेस जरूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशंस वगैरह, ओके ना। नेक्स्ट आया था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक में। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में जो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो आपको पढ़ना है, एक तो इनमें जो नेमिंग रिएक्शंस जो आपको दिख रही है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके आपको एल्डिहाइड मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके आपको कीटोन मिल रहा है, ठीक है ना, ये जरूर पढ़ लेना। और इसके अलावा जो आ जाता है आपका प्रिपरेशंस कैसे होती हैं एल्डिहाइड कीटोन की, उसमें कौन कौन सी गार्टरमैन कोच रिएक्शन जैसे हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है ना, ये जरूर देखेंगे आप गार्टरमैन कोच रिएक्शंस। एंड देन इसके बाद आप जाएंगे पढ़ने के लिए जैसे कि क्लीमेंशन रिएक्शंस हो गई, वुल्फ किशनर रिएक्शंस हो गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। टॉलिन रेजेंट क्या काम करता है, फेलिंग रेजेंट कैसे काम करता है, किस पे काम करता है, आपको पता है एल्डिहाइड पे काम करता है सिर्फ, है ना। टॉलिन और फेलिंग रेजेंट, इनका फॉर्मूला क्या क्या होता है वो जरूर याद रखेंगे। और एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है प्राइमरी अल्कोहल आपका, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका है केमिकल प्रॉपर्टीज़ होकर कुछ इनकी वो देख लेंगे। एसिडिफिकेशन रिएक्शन अगेन आ गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रही है, ठीक है। फिर हेल्जोलेंस की वोल्हार्ट रिएक्शंस, देखो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HVZ रिएक्शन इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको ज़रूर देखना बच्चों, पक्का आएगी ये HVZ रिएक्शंस, हेल्जोलेंस की वोल्हार्ट रिएक्शंस, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक आपका यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट चैप्टर इज़ एमीन। एमीन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो आता है सबसे पहले तो कि एमीन की प्रिपरेशंस कैसे होती है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है एमीन, बाय रिडक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड आप बना सकते हैं ना, रिडक्शन से बनता है नाइट्रोजन जिसमें कौन के रिडक्शन सर किसी के, जैसे अमाइड का रिडक्शंस करोगे, देखो ये रिएक्शंस आप देख लो अमाइड के रिडक्शन से, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शंस हो गई आपकी, इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके। और इसके अलावा आप देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी के लिए टेस्ट कौन सा होता है, बेसिक बहुत आसान होती है याद रखें, मैंने आपको बताई थी कि अगर CH3 का होल ट्वाइस है, यानी सेकेंडरी तो सबसे पहले होगा ही होगा याद रखना, उसके बाद अगर छोटा है CH3 वाला तो CS मतलब प्राइमरी वाले को पहले बुलाएगा फिर टर्सरी को बुलाएगा, लेकिन अगर C2H5 वाला है तो वो पहले टर्सरी को बुलाएगा तब प्राइमरी को बुलाता है, ठीक है ना, उसका पैटर्न ऐसा ही होता है। ये याद रखेंगे, ये पक्का आने वाला है, ये है हिंसबर्ग टेस्ट आपका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंसबर्ग टेस्ट, कई बार आ गया है एग्जामों में तो भी पूछा जा सकता है आपसे हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है। ये इसकी ब्रोमिनेशंस है एनिलीन का, आसान ही है, इसको जरूर देखेंगे आप, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप चलेंगे सल्फोनेशंस, यहाँ पे आ जाएगा, ये भी ईजी है ये। गार्टरमैन रिएक्शन ज़रूर देख लेना एक बार, गार्टरमैन रिएक्शंस क्या है, सैंडमैन रिएक्शन हो गई, गार्टरमैन रिएक्शन हो गई, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक्चुअली, ठीक है, इनको जरूर देख के जाएंगे आप। ये बस चैप्टर के ओवरव्यू है, आपको ऊपर से बताया जा रहा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको देख के जाना है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे देखो दो तरह के डाइज बना रखे हैं, ऑरेंज डाइज और येलो डाइज। तो अल्कोहल अगर रिएक्शन कर रहा है बेंजीडाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ तो ऑरेंज डाइज, और अगर एनिलीन रिएक्शंस कर रहा है तो येलो डाइज, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, इसमें सबसे पहले तो जितने भी विटामिन हैं उनके नेम और उनकी डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी होती है वो जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। जैसे टेस्ट किसके कारण होता है ये आपको याद रखना है, विटामिन C की उससे कौन सी डिजीज़ होती है ना, जैसे विटामिन C ये है और इसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स वगैरह ये सब इसी कारण होता है ना।
तो विटामिन के कारण कौन कौन सी, किस विटामिन के कारण कौन सी होती है, जैसे विटामिन बी के कारण बेरी हो रही है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है बहुत सी डिजीज़ों में, वो सब याद रखना है कि किसके कारण कौन सा होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है आपका इसमें न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड। वैसे न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए पूछा हुआ है कि डीएनए में कौन कौन से होते हैं, याद रखना है। एडनिन है डीएनए में, ग्वानिन है वगैरह वगैरह, ठीक है, याद रखना है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है, न्यूक्लियोसाइड में आपके पास क्या आ जाता है बच्चे अलग से, देखो ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड में अलग से क्या आता है आपके पास, फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है ना, ये जरूर याद रखना है। और ये आरएनए के टाइप से याद रखना है, 3 तरह के आरएनए कौन कौन से होते हैं, मैसेंजर आरएनए कौन सा है, ठीक है ना, ट्रांसफर आरएनए कौन सा होता है, ऐसा ये भी आपको याद